गर्मी में गरीब ससुराल का एक तरबूज। दोपहर की चिलचिलाती धूप पूरे गांव को अपने आगोश में लिए हुए है और धूल भरी गर्म हवाएं शरीर को झुलसा रही हैं। गांव की कच्ची सड़क पर दूर दूर तक कोई साया नजर नहीं आ रहा है। उसी समय चंचल और विक्की अपने स्कूल से वापस आ रहे थे, तभी चंचल कहती है, भैया आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज दादा ने हमारा सारा पानी सूख लिया। गला भी कितना सूख रहा है। हाँ चंचल, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा है। भैया वो देखो, वो जो विशाल चाचा वाला खेत है, वहाँ के तरबूज कितने बड़े और रसीले दिख रहे हैं ना। हाँ चंचल, हम 2 तरबूज तोड़कर घर ले चलते हैं, वहीं बैठ के खाएंगे। यही सोचकर विक्की और चंचल दबे पांव विशाल चाचा के खेत की मेड़ की ओर बढ़ते हैं। वो इधर उधर देखते हुए जल्दी से 2 छोटे छोटे तरबूज तोड़ लेते हैं और उन्हें अपने स्कूल बैग में छिपा लेते हैं और बातें करते हुए घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर रेखा कहती है, अरे आ गए तुम दोनों इतनी जल्दी, और इतनी धूप में दौड़ते हुए क्यों आए हो? माँ देखो, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। हाँ माँ, हम ताजे ताजे तरबूज लेकर आए। आप जल्दी से इनका बहुत सारा ठंडा ठंडा जूस बना दो ना, हम सब मिलकर पियेंगे। ऐसा कहकर चंचल दोनों के बैग से तरबूज निकालकर अपनी माँ को दे देती है। तरबूजों को देखकर रेखा कहती है, तरबूज? लेकिन तुम दोनों के पास ये कहाँ से आए? मैंने तो तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, और हमारे खेत के तरबूज भी अभी इतने बड़े हुए भी नहीं हैं कि तोड़े जा सके। बेटा सच सच बताओ, कहाँ से लाए हो ये? वो माँ, हम स्कूल से आ रहे थे ना, तो रास्ते में वो विशाल चाचा का खेत पड़ता है, वहाँ बहुत सारे तरबूज लगे थे, हमने वहीं से ये तोड़ लिए। विक्की, चंचल, ये तुमने क्या किया? बेटा ये बहुत ही गलत बात है। चोरी करना सबसे बड़ा पाप होता है, चाहे वो एक सुई की हो या तरबूज की। मैंने क्या तुम्हें यही सिखाया है कि दूसरों के खेत से बिना पूछे सामान उठा लाओ? रेखा के ससुर महेश वहाँ बैठे ये सारी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक वो रेखा से कहते हैं, क्या हुआ रेखा, क्यों बच्चों पर इतनी जोर से चिल्ला रही है? पिताजी देखिए ना, ये दोनों विशाल के खेत से बिना पूछे तरबूज तोड़ लाए हैं। बच्चों ये तुमने ठीक नहीं किया। अगर तुम्हें तरबूज खाना ही था तो अपने खेत के खा लेते। पर दादाजी आपको तो पता ही है ना, हमारे खेतों के तरबूज तो बिल्कुल भी मीठे नहीं है। वो तो इतने फीके और बेस्वाद होते हैं कि खाने का मन ही नहीं करता। अरे छोड़ो ना बहू, अभी छोटे बच्चे हैं, प्यास लगी होगी तो लालच में आ गए। रेखा, बच्चे ले ही आए हैं तो अब क्या कर सकते हैं, वापस लगाने तो जाएंगे नहीं। चल जो हुआ सो हुआ, अब तू ऐसा कर, इन्हें काट दे, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा चख लेंगे। अब रेखा रसोई में जाती है और चाकू लेकर आती है। वो उन तरबूजों को काट कर सभी को खाने के लिए देती है। सभी तरबूज खाते हैं। विक्की तरबूज का एक टुकड़ा खाकर कहता है, अरे माँ, ये तरबूज तो बिल्कुल मीठा नहीं लग रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कच्चा कद्दू खा रहे हैं। हाँ माँ, ये तो बहुत ही फीका है। मुझे तो लगा था कि विशाल चाचा के खेत में मीठे होंगे, पर ये तो बिल्कुल पानी जैसा लग रहा है। विशाल चाचा के खेत के तरबूज भी ऐसे ही हैं। बच्चों, तुम लोगों को लगता है कि दूसरों की चीजें हमेशा बेहतर होती हैं, पर देखो नतीजा। अब खाओ इसे चुपचाप। माँ, ऐसे तो ये खाया नहीं जा रहा, आप इसका जूस बना दो ना। हाँ माँ, प्लीज जूस बना दो। ठीक है, अब ये भी कर लेती हूँ। तुम दोनों ने आज मेरा काम बढ़ा दिया है। रेखा तरबूज के टुकड़ों को मिक्सी में डालती है और उनका जूस बनाती है। वो उसमें थोड़ी चीनी भी मिलाती है ताकि बच्चों को पीने में बुरा न लगे। वो जूस के 4 गिलास लेकर बाहर आती है और सबको देती है। महेश अपना गिलास उठाता है और एक घूंट तरबूज का जूस पीकर कहता है, अरे ये जूस तो और भी फीका लग रहा है। चीनी डालने के बाद भी इसमें वो तरबूज वाली बात नहीं आई जो पुराने जमाने में हुआ करती थी। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ मीठा पानी पी रहे हो। सही कह रहे हैं आप, जमीन की वो असली मिठास तो कहीं जैसे गायब ही हो गई है, जो हमारे खेतों के तरबूजों में पहले थी। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी रणविजय खेत से आ जाता है। उसके बैठते ही रेखा उसे जूस का एक गिलास थमा देती है। रणविजय जूस पीकर कहता है, एक जमाना था जब हमारे खेतों के तरबूज इतने अच्छे हुआ करते थे कि लोग दूर दूर के गांव से मिसाल देते थे। हमारे तरबूजों की मिठास मशहूर थी, लेकिन वो वक्त ही चला गया। अब ना वो जमीन रही और ना ही तरबूजों में वो मिठास। सही कहा बेटा रणविजय, जो वक्त बीत गया वो वापस नहीं आता। अब तो बस ये गर्मी और सूखी फसलें ही हमारी नियति है। चलो अब सब हाथ मुंह धो लो और खाना खाओ। शाम बीत जाती है और रात का अंधेरा गांव को ढक लेता है। गर्मी अभी भी कम नहीं हुई है। सभी सदस्य जमीन पर लेटे हुए हैं और हाथ के पंखों से खुद को हवा दे रहे हैं। इसी गर्मी में जैसे तैसे उन्हें नींद आती है। अगले दिन की सुबह परिवार के सभी सदस्य खेतों की ओर निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें दिन भर कड़ी मेहनत करनी है। सभी लोग खेतों में पहुंचते हैं और अपने तरबूजों के खेत में काम करने के लिए जुट जाते हैं।
धूप इतनी तेज है कि सबकी पीठ पसीने से भीग चुकी है और प्यास बार बार उन्हें परेशान कर रही है। तभी नीलम कहती है, माँ कितनी भयानक गर्मी है ना आज। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग के गोले गिर रहे हो। मेरी तो हिम्मत ही जवाब दे रही है, ऊपर से ये धूल भरी हवा। बेटा नीलम, मेहनत तो करना ही पड़ता है। हम ठहरे किसान, हमारे तो भाग्य में ही पसीना बहाना लिखा है। अगर हम आज ये मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो कल ये तरबूज हमें क्या देंगे। मेहनत से ही तो ये जमीन अनाज देती है। माँ वो तो ठीक है, मैं मेहनत से नहीं डरती, लेकिन आप खुद देखिए ना, जितनी हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्या हमें उसका फल उतना मिल रहा है? आप इन तरबूजों को तो देखिए, ये इतने छोटे छोटे सूखे और बेजान हैं कि मंडी में इनके अच्छे दाम मिलने वाले ही नहीं हैं। हमारी लागत भी नहीं निकल पाएगी। नीलम बेटी, सिर्फ हमारे खेतों की हालत थोड़ी ही खराब है। तू जरा अपनी नजरें घुमा कर देख, इस पूरे गांव के किसानों का यही हाल है। वो देख, वहाँ विशाल चाचा का खेत है, उसके पास शंभू चाचा का खेत है। सबकी फसलें इसी तरह सूख रही हैं, जैसे मिट्टी ने मिठास देना ही बंद कर दिया है। पर पिताजी, कब तक हम ऐसे ही नुकसान झेलते रहेंगे? घर की हालत भी तो देखिए। देख बेटा, हमारा काम है कर्म करना। हम अपना भाग्य खुद नहीं लिख सकते, हम तो बस मिट्टी की सेवा कर सकते हैं। किसान हैं हम, मिट्टी के साथ जीना और मिट्टी के साथ मरना ही हमारा धर्म है। भाग्य लिखना तो उस ऊपर वाले का काम है। पिताजी, मुझे तो उम्मीद थी कि इस बार हमने जो नई खाद डाली है और जो महंगे बीज लगाए हैं उससे फसल अच्छी होगी। शायद इस बार फसल की मिठास वापस आ जाए और हमें अच्छे दाम मिले, पर हालत देखकर तो मन बैठने लगा है। तभी पास के खेत से विशाल चाचा चलते हुए उनके पास आते हैं। उनके चेहरे पर भी थकान और निराशा साफ दिख रही है। उनके हाथ में एक पुराना सा अंगोछा है जिससे वो बार बार अपना माथा पोंछ रहे हैं और उनकी बातें सुनकर रणविजय से कहते हैं, अरे बेटा रणविजय, तू कितनी भी अच्छी खाद डाल ले और कितने भी महंगे बीज डाल ले, इस जमीन पर अब कुछ भी नहीं अच्छा होने वाला। अरे उस हादसे के बाद से तो जैसे पूरे गांव की ही फसलों को किसी की नजर लग गई है। मिट्टी मर चुकी है, बस हम खींच रहे हैं इसे। आप फिर से वही पुरानी बातें लेकर बैठ गए चाचा। अरे पुराने जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते रणविजय। अच्छा रमेश, ये तरबूज बेचने चलोगे क्या? कल मंडी में बात हुई है मेरी, तुम्हारे तरबूज भी तो अब तैयार ही लग रहे हैं। हाँ ठीक है, चलना तो पड़ेगा ही। वैसे ही घर में रख कर ये और खराब हो जाएंगे। लेकिन विशाल, दाम क्या मिल रहे हैं आजकल? कुछ उम्मीद है? अरे वही हर तरबूज का 1 रुपया, बस इतने में ही तरबूज बिकता है हमारा। हमारा भी तो लागत भी नहीं निकल पाती। फायदा तो दूर की बात है, बस मजदूरी निकल जाए वही बहुत है। सिर्फ 1 रुपया? चाचा, हम दिन भर इस तपती धूप में जलते हैं, पानी और खाद पर इतना पैसा खर्च करते हैं और बदले में हमें ये मिलता है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। इससे तो अच्छा है हम खेती करना ही छोड़ दें। अब क्या कर सकते हैं बेटा, यही हमारी किस्मत है। हम किसान हैं, सहना हमारी आदत बन गई है। वैसे महेश, तुम्हारा बेटा छोटा वाला रंजीत, वो कैसा है? हाँ, विशाल अच्छा है वो। हमने उसे बड़ी उम्मीद और मेहनत से पढ़ाई करने के लिए शहर भेजा है। एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहा है वो। चलो, ये बहुत अच्छा है। भगवान ने चाहा तो हो सकता है वही शहर से कोई ऐसी तरकीब सीख कर आए जो हमारे गांव का उद्धार कर दे। हम जैसों की तो उम्र निकल गई इस बंजर मिट्टी को सींचते हुए। बातें करने के बाद विशाल वहां से चला जाता है। शाम ढलने लगती है और आसमान का रंग गहरा नारंगी हो जाता है। काम खत्म करने के बाद सब घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें और भी पड़ोसी मिलते हैं जो इसी तरह की निराशा भरी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, इस साल तो तरबूज ना बिल्कुल ही डुबो दिया है। मेहनत इतनी और मुनाफा कुछ भी नहीं। समझ ही नहीं आता कि अगली फसल के लिए बीज कहाँ से लाएंगे। अरे भैया, मुनाफे की बात तो छोड़ो। वो जो पड़ोसी गांव का सेठ है ना, वो तो हमारे तरबूज सिर्फ 50-50 पैसे में खरीदने की बात कर रहा था। अरे इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई। वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है क्योंकि उसे पता है कि हम इन्हें ज्यादा दिन रख नहीं सकते। उन दोनों पड़ोसियों की बात सुनकर रेखा धीरे से अपनी सास के कान में कहती है, देखा माँ जी, एक तो पूरा गांव गर्मी की मार झेल रहा है। घरों में कूलर तो छोड़ो, पंखे लगाने के भी पैसे नहीं है, और ऊपर से ये तंगी, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च। कैसे काम चलेगा? क्या करे बहू, नसीब में जो लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। शारदा और रेखा की बात भुवन सुन लेता है और कहता है, अरे रेखा बहन, यहाँ खाने को ढंग से रोटी नसीब नहीं हो रही है और तुम कूलर पंखे की बात कर रही हो। अरे हमारी तो किस्मत में ही ये गर्मी और पसीना लिखा है।
हम गरीब किसानों के लिए कोई कूलर नहीं बना। रेखा और शारदा ये सब सुनकर चुप हो जाती हैं। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू हैं। वो सभी घर पहुंचते हैं। घर के अंदर का तापमान बाहर से भी ज्यादा महसूस हो रहा है। तभी रेखा कहती है, अरे बाप रे, ये घर तो जैसे तंदूर की तरह तप रहा है। खेत में कम से कम थोड़ी बहुत नमी तो रहती थी, यहाँ तो सांस लेना भी दूभर है। बेटा रेखा, ऐसा करके आज खाने में सिर्फ खिचड़ी बना ले। आज इस गर्मी में कुछ भी और बनाने या खाने की इच्छा नहीं हो रही। बस हल्का सा खाना खाकर सो जाएंगे। माँ, वो जो खेतों से तरबूज लाए थे उन्हें काट दो ना, बहुत प्यास लग रही है और पानी भी मटके में गर्म हो गया है। बेटा विक्की, वो तरबूज भी तो मीठे नहीं है, कल देख तो लिया था। फिर भी तू जा, हाथ मुंह धो ले, मैं उनका जूस बना देती हूँ। ऐसा कहकर रेखा रसोई में जाकर जल्दी जल्दी खिचड़ी चढ़ाती है और तरबूज का जूस तैयार करती है। सब लोग पसीने से भीगे हुए जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। जूस का स्वाद फिर से वैसा ही फीका है, पर सभी मजबूरी में सब पी लेते हैं। खाना खाने के बाद रेखा कहती है, माँ जी, अंदर तो बहुत गर्मी लग रही है। चलिए हम बाहर आंगन में चटाई बिछाकर लेटते हैं, शायद वहाँ थोड़ी ठंडक मिले। हाँ बहू, तो सही कहती है। चलिए जी, सभी लोग बाहर चलते हैं। अब रेखा घर के बाहर आंगन में चटाई बिछाती है और सभी लोग उस पर लेटकर आराम करते हैं। रात का वक्त है, लेकिन जमीन पर गर्मी का कहर कम नहीं हो रहा है। विक्की और चंचल गर्मी के मारे करवटें बदल रहे हैं। जैसे तैसे वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी शारदा के पुराने कीपैड मोबाइल फोन की घंटी बजती है। रंजीत का फोन है। शारदा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से फोन उठाती है और कहती है, अरे रंजीत बेटा, कैसा है तू? तेरी बहुत याद आती है घर में सभी को। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं सब? पिताजी और भैया की तबीयत कैसी है? घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। ले अपने पिताजी से बात कर ले। ऐसा कहकर शारदा महेश को फोन दे देती है। तब महेश कहता है, हम सब अच्छे हैं बेटा, बस ये गर्मी जान निकाल रही है और इस बार भी तरबूज की फसल भी कुछ खास नहीं हुई। तू बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई परेशानी तो नहीं है ना वहाँ शहर में? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है पिताजी, बस अब आखिरी सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि गाँव और खेती के लिए कुछ बड़ा कर सकूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। रंजीत ऐसे कह ही रहा था कि तभी शारदा फोन ले लेती है और कहती है, बेटा तू बस अपनी छुट्टियों में घर आ जा, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। हाँ माँ, पक्का। एग्जाम खत्म होते ही मैं सीधा घर आऊंगा। और बताओ, घर पर सब ठीक है ना? विक्की और चंचल क्या कर रहे हैं? हाँ बेटा, वो भी तुझे बहुत याद करते हैं। ये ले, तू बात कर ले। ऐसा कहकर शारदा विक्की को फोन दे देती है। विक्की कहता है, चाचा जी, आप मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? अरे विक्की, तेरे लिए तो मैं बहुत सारी चॉकलेट्स लाऊंगा। और बता, तुझे क्या चाहिए? मेरे लिए रिमोट वाली बड़ी सी कार लाना चाचा, मेरे सब दोस्तों के पास है। तभी चंचल विक्की के हाथ से फोन ले लेती है और कहती है, और चाचा मेरे लिए एक बहुत सुंदर गुड़िया लाना जिसके सुनहरे बाल हो, और आप जल्दी आना, हमें बहुत याद आती है आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल, कार भी लाऊंगा और गुड़िया भी। बस तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छा, अब मैं रखता हूँ। ऐसा कहकर रंजीत फोन काट देता है। तब रश्मि, जो उसकी सहपाठी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त और गर्लफ्रेंड है, वो रंजीत के चेहरे पर घर की यादों वाली मुस्कान देखकर कहती है, क्या हुआ रंजीत, घर की बहुत याद आ रही है क्या? तुम तो छुट्टियों में जाने के लिए अभी से इतने उत्साहित दिख रहे हो, जैसे आज ही निकल जाओगे। हाँ रश्मि, घर की याद तो आती ही है। काफी दिन हो गए उनसे मिले हुए। वैसे रंजीत, तुम्हारा गाँव दिखता कैसा है? रश्मि, मेरा गाँव बहुत सुंदर है। हमारे वहाँ तरबूज के बड़े बड़े खेत हैं। जब फसल आती है तो चारों तरफ सिर्फ तरबूजों की हरियाली ही हरियाली नजर आती है। ठंडी हवा चलती है खेतों में। वाह, सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है। गांव की लाइफ तो बहुत सुकून वाली होती होगी। मेरा भी बहुत मन है तुम्हारा गांव देखने का। क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? हाँ रश्मि, जब मैं अगली बार जाऊंगा तो तुम्हें जरूर लेकर चलूंगा। अभी तो मुझे एग्जाम पर फोकस करना है ताकि मैं अपनी रिसर्च पूरी कर सकूं। ऐसे कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। रंजीत के एग्जाम खत्म होते हैं और वो अपना सामान पैक करके गांव के लिए निकल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो विक्की और चंचल उसे देखते ही दौड़कर उससे लिपट जाते हैं। रंजीत दोनों को खिलौने और चॉकलेट देते हुए कहता है, ये ले विक्की तेरी कार, और ये रही चंचल तेरी गुड़िया। माँ, पिताजी प्रणाम। ऐसा कहकर रंजीत बड़ों के पैर छूता है। तब महेश कहता है, आ गया मेरा बेटा, बहुत खुशी हुई तुझे देखकर। तू तो पहले से काफी कमजोर लग रहा है। क्या शहर में ठीक से खाता पीता नहीं है? बेटा बैठ, हाथ मुंह धो ले। रेखा, जरा रंजीत के लिए ठंडा जूस लेकर आ। अरे रुकिए भाभी, मैं शहर से एक बहुत बड़ा तरबूज लाया हूँ। ऐसा कहकर रंजीत अपने बैग से एक बड़ा तरबूज निकालकर रेखा को देते हुए कहता है, ये लीजिए भाभी, इसे काटिए और इसका जूस भी बनाइए। रेखा उस बड़े तरबूज को अपने हाथ में लेकर कहती है, अरे वाह देवर जी, गर्मी में गरीब ससुराल का एक तरबूज,
इसमें तो जूस भी निकल जाएगा और हम खा भी लेंगे। ऐसा कहकर रेखा तरबूज लेकर रसोई में जाती है और तरबूज का जूस लेकर आती है। रंजीत बड़े चाव से एक घूंट भरता है। बाकी सभी लोग भी तरबूज खाते हैं और जूस पीते हैं। तरबूज काफी मीठा था। उसे पीकर रणविजय कहता है, अरे ये जूस, ये तो बहुत मीठा है। अरे भाई, बहुत दिनों बाद ऐसा तरबूज खाने को मिला। हाँ जी, सही कहते हैं, चीनी तो है। हमारे खेतों के तरबूजों की मिठास तो जैसे कोसों दूर चली गई है इनसे। हम कितना भी जतन कर ले, फल में वो रस ही नहीं आता। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? क्या हमारे खेतों के तरबूज मीठे नहीं है? हाँ बेटा, हमारे खेत की मिट्टी अब ऐसी नहीं रही। तू खुद ही चलकर देख लेना, हमारे खेतों की मिट्टी जैसे बीमार हो गई है। अगली सुबह रणजीत सभी के साथ अपने खेतों की ओर जाता है। वहां पहुंचकर वहां की हालत देखकर वो दंग हो रह जाता है। मिट्टी सूखी है, बेलें मुरझाई हुई हैं और तरबूज छोटे छोटे और बेजान पड़े हैं। तभी विशाल चाचा वहां आ जाते हैं और रंजीत को देखकर कहते हैं, अरे रंजीत, शहर से आ गए बेटा? अरे बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई पूरी हो गई तुम्हारी? अरे हाँ चाचा, नमस्ते। ये खेतों की ऐसी हालत कैसे हो गई? ये मिट्टी इतनी सख्त और बेजान क्यों दिख रही है? अरे बेटा, तू तो शहर में कोई अच्छी नौकरी ही देख ले, क्योंकि यहाँ खेती में अब कुछ नहीं रखा है। जो पैसा हम खाद और बीज में लगाते हैं वो भी वापस नहीं मिलता। ये मिट्टी अब सिर्फ धोखा देती है। पर ऐसा क्यों चाचा? सालों पहले तो हमारे खेतों में बहुत अच्छे तरबूज हुआ करते थे। मुझे अपना बचपन याद है, जब आसपास के गांव के लोग हमारे ही गांव से तरबूज खरीदा करते थे और बहुत तारीफ किया करते थे। सालों बाद इस गांव में आया हूँ, लेकिन हर तरफ खराब तरबूज की फसल देखकर मैं बहुत निराश हूँ। आखिर हमारे खेतों की फसल इतनी खराब कैसे हो गई? हाँ रंजीत, उस हादसे के बाद से यहाँ कभी मीठे तरबूज हुए ही नहीं। पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई। भैया, मुझे सब कुछ जानना है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने हमारी खेती की मिठास छीन ली? ये सुनकर रणविजय की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगती हैं। वो एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रंजीत भी उसके पास बैठ जाता है और बीती कहानी रंजीत को सुनाने लगता है। करीब 15-20 साल पहले गांव के बाहर एक बड़ी जमीन पर एक फैक्ट्री डालने की बात शुरू हुई थी। गांव वाले दो गुटों में बंट गए थे। कुछ लोग इसके खिलाफ थे और कुछ लालच में थे। अरे भाई, ये फैक्ट्री यहाँ नहीं लगनी चाहिए। हमें इसका विरोध करना चाहिए भैया, वरना हमारी नदियाँ गंदी हो जाएंगी और हमारी खेती पर असर पड़ेगा। अरे तू पागल है क्या? फैक्ट्री लगेगी तो हमारे गांव का नाम होगा, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी और मालिक ने कहा है कि वो हमें मुफ्त में बिजली देगा। सभी लोग इस बात को लेकर गांव में एक सभा बुलवाते हैं। फैक्ट्री का मालिक उस सभा में सभी लोगों से कहता है, देखिए भाइयों, आप लोग डरिए मत। अगर आप मुझे यहाँ खिलौने की फैक्ट्री डालने देंगे तो मैं आप सबको बहुत ही कम दाम में खेती के लिए खाद दूंगा। मेरी फैक्ट्री के वेस्ट से खाद बनेगी जो आपकी फसल दोगुनी कर देगी। ठीक है भाइयों, अगर यह हमारे फायदे की बात है तो हमें क्या एतराज हो सकता है। फैक्ट्री लगने दो। गांव वाले लालच में आ जाते हैं और फैक्ट्री लग जाती है। वहां नकली केमिकल खाद का काला कारोबार होता है। वो लोग जहरीला केमिकल सीधे नदी में छोड़ देते हैं। गांव वाले ये देख रहे थे। एक दिन सेठ का एक मजदूर कहता है, साहब, अगर हम ये सारा जहरीला कचरा और ये केमिकल वाला पानी नदी में डालेंगे तो गांव वालों के खेत खराब हो जाएंगे, उनका पानी जहरीला हो जाएगा। अरे चुप कर, तुझे अपनी दिहाड़ी से मतलब है ये गांव की मिट्टी से? जो कह रहा हूँ वो कर। सारा कचरा रात के अंधेरे में नदी में बहा दे। धीरे धीरे फैक्ट्री का सारा जहरीला केमिकल वाला पानी नदी में मिलने लगा। वहीं पानी खेतों में सिंचाई के लिए जाने लगा। फैक्ट्री मालिक ने गांव वालों को सस्ती खाद के नाम पर नकली और खतरनाक केमिकल दिए। कुछ ही सालों में पूरी मिट्टी जहरीली हो गई और फसलें बेजान होने लगी। जब तक गांव वालों को समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा, तो ये वजह थी उस फैक्ट्री के मालिक ने अपने थोड़े से मुनाफे के लिए पूरे गांव की नस्लों को बर्बाद कर दिया। उसने हमारी जमीन में जहर घोल दिया। हाँ बेटा, तब से नदियों का पानी जहरीला हुआ और मिट्टी खराब हो गई। हमने लालच किया और उसका फल आज तक भुगत रहे हैं। रंजीत, तू अब शहर वापस चला जा। तू पढ़ लिख गया है, तेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो कम से कम हमारे घर की तंगी तो दूर होगी। भाभी, अगर मैं शहर चला गया तो सिर्फ मेरे परिवार का पेट भरेगा, पूरे गांव का क्या होगा? उन सब किसानों का क्या जो आज भी घुट घुट कर जी रहे हैं? मेरी पढ़ाई का क्या फायदा अगर मैं अपनी जमीन को ठीक न कर सकूं? बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, ये मिट्टी अब मर चुकी है। बातें करने के बाद वो सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। रात का वक्त है, घर के अंदर बहुत गर्मी है। बच्चे जमीन पर करवटें बदल रहे हैं। पंखा चल तो रहा है पर वो सिर्फ गर्म हवा फेंक रहा है। रंजीत खिड़की के पास खड़ा होकर अंधेरे में खेत की ओर देख रहा है। तभी विक्की वहां आता है और कहता है, चाचा, आप हमारे लिए शहर से बड़ा कूलर क्यों नहीं लाए? देखो ना कितनी गर्मी है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। हाँ विक्की, मैं बहुत जल्द कुछ करूँगा, तुम बस थोड़ा सब्र रखो। तभी रेखा वहां आ जाती है और रंजीत रेखा से कहता है,
भाभी, इतनी गर्मी में आप लोग सालों से कैसे रह रहे हो, कैसे सो रहे हो? बिना कूलर के बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी? क्यों देवर जी, जब तरबूज मंडी में बिकते ही नहीं तो पैसे कहाँ से आए? खाने के लाले पड़े हैं, कूलर तो एक सपना है हम गरीबों के लिए। रेखा ऐसा कहकर विक्की को लेकर वहां से चली जाती है। रंजीत भी अपने बिस्तर पर आ जाता है, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाता। उसके दिमाग में एग्रीकल्चर की वो सारी तकनीकें घूम रही हैं जो उसने कॉलेज में सीखी थी। उसे पता है कि केमिकल के असर को बेअसर करने का तरीका मौजूद है। अगली सुबह वो अपना बैग पैक करता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं वापस शहर जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी? अभी तो तू कल ही आया है बेटा, लगता है यहाँ का माहौल तुझे रास नहीं आया। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। मैंने एग्रीकल्चर में जो पढ़ाई की है, मुझे लगता है कि मैं इस केमिकल के असर को खत्म करने का तरीका ढूंढ सकता हूँ। मैं जाकर अपने प्रोफेसर से बात करूंगा, सॉइल टेस्टिंग की किट्स लाऊंगा और कुछ नई तकनीक सीख कर आऊंगा। मैं जल्द वापस आऊंगा और फिर हम अपनी मिट्टी को सुधारेंगे। ठीक है बेटा, अगर तुझे लगता है कि तू कुछ कर सकता है तो जा, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। अब रंजीत गांव से निकल जाता है। वो शहर पहुंचता है और सीधे रश्मि से मिलता है। वो उसे गांव की सारी कहानी सुनाता है। रश्मि उसकी बातें सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और कहती है, रंजीत, मैं भी इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। हम अपनी यूनिवर्सिटी की लैब का इस्तेमाल करेंगे और उस मिट्टी का तोड़ निकालेंगे। अगले दिन एग्जाम का रिजल्ट निकलता है और रश्मि यूनिवर्सिटी में टॉप करती है, जबकि रंजीत भी बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है। ये देखकर रंजीत कहता है, रश्मि यार, तू तो मुझसे भी ब्रिलियंट निकली, यूनिवर्सिटी टॉपर। बधाई हो। शुक्रिया रंजीत, पर अब आगे का क्या प्लान है? क्या तुम शहर की किसी बड़ी कंपनी में जॉब करोगे? रश्मि, मेरा दिल तो गांव में अटका है। रश्मि, मैं तो अब गांव में ही रहूंगा, लेकिन शायद तुम मेरे साथ गांव में नहीं रह पाओगे, इसीलिए हमें शादी नहीं करनी चाहिए। बुद्धू, शादी तो मैं तुझसे ही करूंगी। मैंने अपने मम्मी पापा से बात कर ली है और वो तैयार भी है। बस वो एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। रश्मि, मुझे थोड़ा समय चाहिए। पहले मैं गांव के खेतों को फिर से हरा भरा करना चाहता हूँ, फिर ही मैं दूल्हा बनकर तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है, मैं समझती हूँ, और मैं भी इस बार तुम्हारे साथ गांव चलूंगी। हम मिलकर सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे। मैं एक टॉपर हूँ, मुझे पता है कि मिट्टी को कैसे ठीक करना है। सच में? तुम मेरे साथ गांव चलोगी? अरे ये तो बहुत बड़ी बात होगी रश्मि। चलो फिर कल ही निकलते हैं। अगले दिन रंजीत और रश्मि गांव पहुंचते हैं। बस से उतरते ही गांव वाले रश्मि को मॉडर्न कपड़ों में देखकर कानाफूसी करने लगते हैं। अरे ये देखो, रंजीत तो शहर से कोई मैम लेकर आ गया है। हाँ भाई, लगता है रंजीत ने शहर में ही शादी कर ली है। आजकल के बच्चे भी ना माँ बाप को बताते तक नहीं। ये सुनकर रंजीत माया के पास आकर कहता है, अरे नहीं मौसी, शादी नहीं की है, ये मेरी कॉलेज की दोस्त है रश्मि। उसके बाद रंजीत धीरे से रश्मि के कानों में कहता है, रश्मि, हमारे गांव में बड़ों के पैर छूते हैं, तुम सबको नमस्ते करो और आशीर्वाद लो। अब रश्मि आगे बढ़कर सबके पैर छूती है। उसका ये सादगी भरा व्यवहार देखकर गांव वालों का दिल पिघल जाता है। फिर रंजीत उसे अपने घर ले जाता है और उसे अपने परिवार से मिलवाते हुए कहता है, माँ, पिताजी, ये देखो, ये मेरी दोस्त रश्मि है। जीती रह बेटा, बहुत सुंदर है तेरी सहेली रंजीत। रश्मि जी, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। थोड़ा कष्ट होगा आपको यहाँ, पर प्यार बहुत मिलेगा। सभी लोग रश्मि से बातें करते हैं। फिर रेखा रश्मि के लिए खाना बनाती है और हॉल में सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाते हैं तो रश्मि खाना खाते हुए कहती है, रंजीत, यहाँ तो सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। भाभी और नीलम सारा दिन रसोई में कैसे काम करती हैं? यहाँ तो हवा भी नहीं लग रही। आदत पड़ गई है रश्मि जी, गरीबी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। पर आप लोग एक पंखा या कूलर क्यों नहीं लगवा लेते? इससे कम से कम नींद तो अच्छी आएगी। रश्मि, यहाँ एक एक पैसे की किल्लत है। जब फसल ही नहीं बिकती तो कूलर के बारे में सोचना भी गुनाह लगता है। रात को सब घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठते हैं। शारदा रश्मि को गांव के लोगों के सादगी भरे व्यवहार और उनके संघर्ष के बारे में बताती है, जो सुनकर रश्मि को बहुत बुरा लगता है। वो मनी मन ठान लेती है कि वो इस गांव की किस्मत बदल कर रहेगी। तभी रश्मि बगल में बैठे रंजीत से कहती है, रंजीत, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। कल सुबह से हम अपना काम शुरू करेंगे। शुक्रिया रश्मि। अगले दिन रंजीत और रश्मि मिलकर गांव में चौपाल बुलाते हैं। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है। रश्मि सभी लोगों से कहती है, सरपंच जी, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 15-20 सालों में हमारे गांव की मिट्टी और पानी का क्या हाल हो गया है। हमारी फसलें अब कड़वी हो चुकी हैं, लेकिन रश्मि और मैंने यूनिवर्सिटी की लैब में इस मिट्टी का इलाज ढूंढा है। हम इसे फिर से मीठा बना सकते हैं। अरे बेटा रंजीत, तू पढ़ लिख कर आया है, लेकिन हमने अपनी पूरी उम्र इस मिट्टी में गुजार दी है, हल चलाया है। ये किताबें हमें किसानी नहीं सिखा सकती। सरपंच जी, मैं आपकी उम्र और तजुर्बे का सम्मान करती हूँ, पर बात तकनीक की है। उस फैक्ट्री के केमिकल ने मिट्टी का पीएच बैलेंस बिगाड़ दिया है। अगर हम ऑर्गेनिक खाद, हाइब्रिड बीजों का सही इस्तेमाल करें और पानी को फिल्टर करने के लिए छोटी मेड़ियां बनाएं, तो फसल फिर से सोना उगलेगी। नहीं बेटा,
ये सब हमने पहले भी सुना था। 15 साल पहले भी एक शहर वाला आया था, उसने भी हमें बड़े बड़े सपने दिखाए थे। नतीजा क्या हुआ? आज हमारे पास खाने के लाले पड़े हैं। हम फिर से किसी शहर वाले के बहकावे में नहीं आएंगे। रश्मि और रंजीत मिलकर गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले सहमत नहीं होते। अंत में सरपंच कहता है, अरे बहुत हो गया रंजीत, हमें कोई नया तजुर्बा नहीं करना। तुम दोनों शहर वापस चले जाओ, यही बेहतर होगा। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, पंचायत खत्म होती है। पंचायत बिना किसी फैसले के खत्म हो जाती है। रंजीत और रश्मि उदास मन से घर लौटते हैं। रंजीत आंगन में बैठकर सिर पकड़ लेता है। रश्मि उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। तभी रणविजय और रेखा उनके पास आते हैं। रणविजय कहता है, रंजीत, अगर पूरा गांव नहीं मान रहा तो क्या हुआ? हम तो तेरे साथ है ना। हम अपने ही खेत से शुरुआत करेंगे। हाँ देवर जी, भैया ठीक कह रहे हैं। रश्मि जी आप बताइए हमें क्या करना होगा? हम सब मेहनत करेंगे। भाभी हमें तुरंत काम शुरू करना होगा। रंजीत तुम शहर फोन करो और वो ऑर्गेनिक कल्चर और हाइब्रिड बीज मंगाओ। मैं अपने पापा से संपर्क करती हूँ ताकि हमें अच्छे उपकरण और ड्रिप इरिगेशन का सामान मिल सके। अगले कुछ दिनों तक रंजीत और रश्मि दिन रात एक कर देते हैं। रंजीत शहर से ट्रक मंगवाता है, उसमें नई उपजाऊ मिट्टी और ऑर्गेनिक खाद होती है। गांव के लोग दूर से खड़े होकर मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो तो सही है, लोग मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। पागलपन की भी हद होती है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। उधर गांव वाले बातें कर रहे थे, लेकिन इधर रश्मि रंजीत के साथ मिलकर खेत की मेड़ियां बनाती है ताकि नदी का पानी फिल्टर होकर जाए। रणविजय और महेश भी रश्मि के बताए तरीके से गड्ढे खोदते हैं। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद बीजों की बुआई पूरी होती है और फिर एक दिन रश्मि रंजीत के पूरे परिवार से कहती है, भाभी माँ जी अब मैं चलती हूँ। मैंने रंजीत को सब समझा दिया है। जैसे ही फसल की पहली बेल निकले मुझे फोन जरूर करना। तूने हमारे लिए बहुत किया रश्मि, तू जल्दी वापस आना। अब तो तू इस घर की अमानत है। रश्मि चली जाती है। अब रणविजय और उसका परिवार दिन रात खेत की रखवाली करते हैं। हफ्ते बीतते हैं और धीरे धीरे सूखी जमीन से हरी हरी बेलें बाहर निकलने लगती हैं। कुछ महीनों बाद रंजीत के खेत का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले बंजर जमीन थी वहां अब गहरे हरे रंग के विशाल तरबूजों का जाल बिछा हुआ है। ये तरबूज इतने बड़े थे कि 10 तरबूजों के बराबर एक ही तरबूज था। विक्की तरबूज को देखकर अपने चाचा से कहता है, चाचा चाचा देखो कितने बड़े बड़े तरबूज आए हैं। हाँ बच्चों, ये एक तरबूज 10 तरबूजों के बराबर है। बहुत मीठे होंगे। चलो आज हम एक तरबूज घर लेकर चलेंगे और काट कर खाएंगे। रंजीत एक बड़ा सा तरबूज तोड़ता है, तभी विशाल भी वहां आ जाता है और एक तरबूज तोड़कर रंजीत विशाल को दे देता है। विशाल तरबूज लेकर चला जाता है। अब रंजीत तरबूज को सिर पर रखता है और सभी लोग घर की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव का हर व्यक्ति उस बड़े तरबूज को देखकर हैरान था। देख रही हो माया, कितना बड़ा तरबूज हुआ है उनके खेत में। ये तो 10 के बराबर एक ही है। तभी माया रेखा से कहती है, अरे वाह रेखा, आज तो इस तरबूज को देखकर ऐसा लग रहा है कि गर्मी में गरीब ससुराल का एक ही तरबूज काफी है। माया की बात पर रेखा मुस्कुरा देती है। सभी लोग घर आ जाते हैं। फिर देखकर रेखा अपने देवर से तरबूज लेती है और उस तरबूज को अंदर ले जाकर काटती है और उसका जूस भी बनाती है। फिर लाकर सभी लोगों को देती है। सभी लोग जूस पीते हैं, तरबूज भी खाते हैं। तरबूज खाकर महेश कहता है, अरे ये तो अमृत है रंजीत, ऐसी मिठास तो मैंने 20 साल पहले चखी थी। बेटा तूने तो चमत्कार कर दिया। दूसरी तरफ पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि रंजीत के खेतों में 10 तरबूज के बराबर एक तरबूज उग रहा है। अगले दिन सभी लोग रंजीत के खेतों में इकट्ठा होते हैं और तरबूज देखकर उसके बारे में बातें करते हैं। वाह भाई रंजीत, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। इतने अच्छे तरबूज तो आसपास के 10 गांव में भी नहीं है जैसे तुम्हारे खेतों में हुए हैं। अरे चाचा, ये वही तरबूज हैं जिसे आप शहर का ढकोसला कह रहे थे। विशाल चाचा और बाकी गांव वाले रंजीत की इस बात पर शर्मिंदा हो जाते हैं। रंजीत सभी लोगों को अपने खेत से तोड़कर तरबूज भी खिलाता है, जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होकर बातें करते हैं। अरे भाई रंजीत ने तो कर दिखाया, अब हमें भी उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। सरपंच के पूछने पर भुवन सभी को नई तकनीक और मिट्टी के सुधार के बारे में बताता है। सभी लोग उस दिशा में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन से सभी लोग अपने अपने खेतों में तरबूज उगाने के लिए लग जाते हैं। इधर रंजीत रश्मि को फोन करके कहता है, रश्मि, मैंने फसल तैयार तो कर ली है, पर गांव की मंडी में अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। पड़ोसी गांव का व्यापारी अब भी 2 रुपए किलो मांग रहा है। रश्मि, तरबूज तो बहुत अच्छे हुए हैं, पर यहाँ के व्यापारी हमें लूट रहे हैं। क्या तुम्हारे पापा मदद कर सकते हैं? रंजीत, पापा की मंडी शहर की सबसे बड़ी मंडी है। वो कह रहे हैं कि अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो सीधे ट्रक भेजेंगे। तुम मुझे तरबूज की फोटो व्हाट्सएप कर दो, मैं पापा को दिखाती हूँ। उसके बाद मैं खुद ट्रक लेकर आ रही हूँ। अगले दिन रश्मि एक बड़े से ट्रक के साथ गांव में दाखिल होती है। गांव वाले उसे देखकर हैरान हैं। रश्मि ट्रक से उतरती है और सबका रंजीत और उसके परिवार वालों से कहती है, चलिए आप सभी जल्दी से तरबूज लोड करवाइए। पापा ने मार्केट का सबसे अच्छा रेट दिया है, 5 रुपए किलो।
अब सभी लोग मिलकर खुशी खुशी तरबूजों को ट्रक में लदवाते हैं और फिर खुद भी उस ट्रक में बैठकर रश्मि के साथ शहर की तरफ चल पड़ते हैं। पूरा गांव उन्हें तरबूज ले जाते हुए देख रहा था। शहर में तरबूज हाथों हाथ बिक जाते हैं और रंजीत के परिवार वालों की पहली बार मोटी कमाई होती है। कुछ समय बाद पूरे गांव में तरबूज की बहुत अच्छी फसल होती है। एक एक तरबूज 10 के बराबर होता है, जो अच्छे दामों में बिक जाते हैं। इस तरह गांव वालों की किस्मत बदल जाती है। गांव में खुशहाली आ जाती है। अब शादी का वक्त आ जाता है। तब विशाल चाचा कहते हैं, भाई अब तो तरबूज भी बिक गए और हमारे खेत भी अच्छे हो गए हैं। अब समय है रश्मि और रंजीत की शादी का। ये सुनकर रश्मि और रंजीत बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद रंजीत दूल्हा बनता है और सभी उसकी बारात में शामिल होते हैं। इस तरह रंजीत रश्मि की शादी धूमधाम से होती है। गृह प्रवेश के समय शारदा रश्मि से कहती है, अब तू हमारी बहू नहीं, इस गांव की बेटी है रश्मि। तेरे आने से हमारे घर और खेतों की मिठास वापस आ गई। और इस तरह रश्मि गांव की बहू बनकर आराम से रहने लगती है और हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।